नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश की राजनीति में आए एक बड़े बदलाव की। एक ऐसा नेता जो 17 साल तक गायब रहा, लेकिन जिस पर आरोप लगे, लेकिन वही आज शख्स आता है सत्ता में वापस और केंद्र में खड़ा हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ तारिक रहमान की, जो बीएनपी के अध्यक्ष और बांग्लादेश की नई राजनीतिक दिशा के प्रतीक बन के रह गए हैं। इस क्लास में हम समझेंगे कि उनकी रणनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, 2026 का चुनाव क्यों ऐतिहासिक है और भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज के इस लेक्चर में हम उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि बीएनपी जो शेख हसीना एरा है वो खत्म हो गया है। जो एक लंबे समय से जो हम इनके जो है पार्टी का जो एक एरा देखते आ रहे थे शेख हसीना का, वो समाप्त हो गया है और यहाँ पर बीएनपी का जो एरा स्टार्ट हो गया है। कैसे एक समय पर एक पार्टी जीती है जहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी नहीं दिखती है, सेम अभी तारिक रहमान के समय पे, बीएनपी पार्टी के समय पे शेख हसीना की जो आवाम लीग है वो वहां पर नहीं दिख रही है। तो ये सारी चीजें कॉन्ट्राडक्टरी हैं, लेकिन भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि तारिक रहमान तो जो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं वो सही बात है, लेकिन क्या वो भारत के प्रति वैसा ही अच्छा रवैया अपनाएंगे जैसे कि शेख हसीना के साथ एक लंबे समय से भारत का रहा है। क्योंकि पार्टी बदली है, जनता ने उन्हें चुना है, तो देखना है कि भारत के प्रति उनका क्या रवैया रहेगा। क्या वो चाइना, बांग्लादेश का चाइना और पाकिस्तान और जो इस्लामिक संगठन है तारिक रहमान का, उनके प्रति ज्यादा झुकाव रहेगा, या संतुलन की राजनीति की यहाँ पर बात करेंगे। तो इन सारी चीजों को समझेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 12 फरवरी 2026 को बीएनपी का एक बांग्लादेश में आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ा रिजल्ट जो है इलेक्शंस का निकल कर आता है। और इसलिए ये खास हो जाता है क्योंकि 2024 में जो जेंजी आंदोलन हमने देखा, जो मास अपराइजिंग था, उसके बाद पहला ये राष्ट्रीय चुनाव है जो बहुत ही ज़्यादा विचारणीय है और बहुत ज़्यादा अभी चर्चा का विषय बना। वो कई वर्षों की जो राजनीति अस्थिरता थी उसके बाद एक लंबे समय के बाद पहला ऐसा जो है प्रतिस्पर्धी चुनाव हुआ। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि शेख हसीना के समय पर देखा गया है कि उनकी जो अपोजिशन पार्टी थी बीएनपी को कभी खड़े ही नहीं होने दिया गया। तो तारिक रहमान जो 17 साल तक बाहर रहे हैं, लंदन में रहे हैं, उनका बैकग्राउंड भी हम समझेंगे। ठीक है, तो अचानक से वो राजनीति में कनेक्टेड थे वहां से भी बांग्लादेश में, लेकिन अचानक से दिसंबर 2025 में अपनी मां की मृत्यु पे आते हैं और फिर पार्टी को वापस ज्वाइन करते हैं, उसके अध्यक्ष बनते हैं और फिर सीधे प्रधानमंत्री के अभी जो यहाँ पर आपने देखा इलेक्शन हुए उसमें प्रधानमंत्री के पद पर काबिज होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहते हैं कि इनके साथ भी ऑपोजिशन कई पार्टी थी छोटे छोटे, लेकिन बीएनपी के टक्कर पे कोई खड़ी हो जाए, शेख हसीना की पार्टी जैसा पार्टी नहीं थी, तो जीतना उनका स्वाभाविक था। तो शेख हसीना जो कि भी भारत में रह रही है, उन्होंने टिप्पणी की है, कहा है कि ये जो है जेन्युइन चुनाव नहीं है। जब शेख हसीना जी रहती थी चुनाव में तो बीएनपी कहती थी शेख हसीना सही तरह से चुनाव जो है नहीं जीतती है, गलत तरीके से जीतती है। उसी प्रकार से अब बीएनपी के लिए शेख हसीना जी कह रही है, बीएनपी पार्टी के शेख हसीना कह रही हैं। तो ये संसदीय चुनाव एक संवैधानिक सुधार या फिर रेफरेंडम के साथ दिया गया है कि बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से चुनाव हुआ, इसमें कोई धांधली नहीं हुई है। और इस चुनाव में जातीय जो है संसद है, ठीक है, जो राष्ट्रीय संसद इनकी है, वो जिसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट कहते हैं, इनके यहाँ जातीय संसद कहते हैं। तो जातीय संसद कहते हैं। इनमें 300 सीटों पर मतदान होता है। जैसे भारत में 543 सीटों पे होता है, इनमें 300 सीटों पे होता है। अभी इसको देखेंगे कैसे कि महिलाओं के लिए कितनी सीटें होती हैं। इसे इस रूप में देखा गया कि क्या बांग्लादेश लंबे राजनीतिक जो अशांति रही है लंबे समय तक, उसके बाद अपनी लोकतांत्रिक विश्वसनीयता बहाल कर सकता है। क्योंकि लंबे समय तक देखते हैं आंतरिक हिंसा इतनी बर्बरता रहती है, हिंदुओं के साथ जो अल्पसंख्यक जनता है बांग्लादेश में 8%, उनके साथ बहुत दयनीय अवस्था वहां पर रहती है, उनके साथ बहुत बर्बर जो है कंडीशन रहती है, मानवीय हत्या उनकी होती है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या जो 12.7 करोड़, जिसको 127 मिलियन कहेंगे, उससे ज्यादा लोगों ने मतदान दिया है, पंजीकृत किया है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यासों में से एक माना जा रहा है बांग्लादेश का ये निर्वाचन, जिसमें बीएनपी जीती है भी। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ टर्म देखें तो जैसे हमारा 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, इनका भी 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। वोटिंग सिस्टम अगर देखें तो 300 सीट डायरेक्टली इलेक्टेड होती है वाया फर्स्ट पार्ट द पोस्ट के द्वारा। जैसे हमारे यहाँ 543 सीटों की जो बात करते हैं, उसमें 50 सीटें यहाँ पर रिजर्व रखी जाती है वुमेन, वो महिलाओं के लिए इलेक्टेड वाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इसको चुना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला इलेक्शन का 1972 में, लास्ट इलेक्शन का भी यहाँ पर, लास्ट बोले तो अभी रिसेंट वाला इलेक्शन का ये हुआ है। अगर हम एक चीज और देखें, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक और इमेज दिखाना चाहती हूँ, जिसमें लगभग मेरे हिसाब से लगभग 2001 में आप देखेंगे बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है, लास्ट टाइम खालिदा जिया
खालिदा जिया जो तारिक रहमान की जो मदर हैं वो यहाँ पर जीती थी बीएनपी। इसके बाद 2001 के बाद लंबे समय तक 2024 तक शेख हसीना जो है लगातार इस पद पर ये पार्टी जीती रही आवाम लीग। तो अब बहुत लंबे समय बाद ये वापस से खालिदा जिया के जो पुत्र हैं तारिक रहमान वो यहाँ पर आते हैं 2025 दिसंबर में, और 2026 फरवरी में हमने देखा कि प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हो जाते हैं। तो बहुत लंबे समय बाद अब बीएनपी पार्टी वापस आई है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है अपेक्षा तो इनसे करनी ही चाहिए भारत को, क्योंकि पड़ोसियों का कोई विकल्प नहीं होता। यहाँ पर चुनाव प्रणाली की बात की जाए तो मैंने कहा जैसे कि हमारे भारत की तरह ही 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। मतदान इनकी प्रणाली देखी जाए तो 300 सीटें सीधे फास्ट जो है सिस्टम प्रणाली से चुनी जाती, 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहती हैं जिन्हें आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुना जाता है। हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी देख ली हैं। अब इसके बाद इलेक्शन सिस्टम हमने देखा, यहाँ पर बीएनपी की निर्णायक जीत जो है, इसने भारी बहुमत से जीत हासिल की है ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने। इसके मुख्य आंकड़े बताते हैं कि बीएनपी नेतृत्व वाले जो गठबंधन है उसको 2/3 अधिक बहुमत मिला है। और जब नहीं भी जीती थी तब भी इनके जो, देखिए हमारे भारत में क्या होता है, इलेक्शन होता है उसके 2-3 दिन बाद समय सीमा तय की जाती है, समय तय किया जाता है, सुबह 8 बजे से बैठेंगे और जो है कलेक्शन होगा और वोट गिने जाएंगे कितने क्या पड़े हैं, लेकिन इनके सेम डे पे होता है। तो लगभग 212 सीटें स्टार्टिंग में अनुमान आ रहा था, जो कहा जा रहा था कि जितनी सीटें थी उससे कहीं ज्यादा ही जीत रहे थे, मतलब कहीं ज्यादा ही इनको अच्छे वोट्स मिल चुके थे। सरकार बनाने के लिए आवश्यक सीटें 151 है, जबकि इनको 212 सीटों पे इनको जो है मिला। जो प्रारंभिक गणना हो रही थी तब उस वक्त पे देखा गया परिणाम स्पष्ट और निर्णायक जनादेश देखा गया कि कोई भी धांधली नहीं हुई है, क्योंकि शेख हसीना के टाइम पे हमेशा कहा जाता था कि वो अपने ऑपोजिशन पार्टी को खड़े नहीं होने देती है इलेक्शंस में, जिस कारण से धांधली होती है वोट्स में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखा गया। लगभग 20 वर्षों के बाद बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है सत्ता में वापस आई, और बीएनपी को चुनौती देने के लिए कई छोटी छोटी पार्टीज थी, जैसे 11 दलों में एक व्यापक गठबंधन था जिसका नेतृत्व इस्लामी संगठन जो जमात इस्लामी वो भी कर रहा था, जो अब मुख्य विपक्ष के रूप में उभर कर आ रहा है या आ सकता देखा हुआ जा सकता है। ठीक है, बहुत लंबे समय पर कोई अवाम लीग के साथ जैसे बीएनपी को देखा गया, लेकिन उतना विपक्ष के रूप में उभर नहीं पाया था। लेकिन अब इनके समय पे बीएनपी के समय पे जमात इस्लामी जो है माना जा रहा है विपक्षी के रूप में भी उभर कर दिखेगा। तो हमने देखा इनका जो पैटर्न था जीतने का बीएनपी का, वो बहुत लंबे समय बाद 20-21 साल बाद लगभग यहाँ पर जीते हैं। तो इलेक्शन रिजल्ट जो बीएनपी के हैं, डिसाइसिव विक्ट्री यहाँ पर हमने देखी। इसके बाद 2026 का चुनाव इतना अलग क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे दलों ने प्रतिस्पर्धा की है, क्योंकि शेख हसीना की जो अवाम लीग थी उस समय पे बीएनपी को खड़े नहीं होने दिया जाता था, इस कारण से वो खुद भी नहीं जीतना चाहते थे, खुद भी नहीं खड़े होते। तो ऑपोजिशन पार्टी जिस देश में नहीं होगी वहां पर एक तरफा पार्टी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो जीतेगी। हालांकि बीएनपी के समय पे भी यही देखा गया है, लेकिन स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं है। तो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा इनके समय पे देखी जा रही कि हाल के चुनाव में के विपरीत कई गठबंधन मैदान में दिखे हैं। बीएनपी के सामने अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में व्यापक भागीदारी देखी गई है। व्यापक धांधली के आरोपों में भी कमी बीएनपी के इलेक्शंस के टाइम पे देखी गई है। ठीक है, उच्च मतदान प्रतिशत अगर देखा जाए तो पूरे देश में मजबूत भागीदारी लोगों ने दिखाई, कई लोगों ने मतदान दिए, 12 पॉइंट समथिंग करोड़ मिलियन लोगों ने जो है यहाँ पर मतदान दिया है, और अपनी जनता जनार्दन ने जो है बीएनपी को जिताया है। युवाओं की बड़ी भागीदारी देखी गई, क्योंकि जेंजी का जो प्रोटेक्शन ये अभी 2024 में हमने देखा था चला था शेख हसीना के टाइम पे, इसलिए शेख हसीना फिर बाहर वापस आई, एक लंबे समय से वो रह रही हैं भारत में। तो उनकी भी बड़ी भागीदारी सिलेक्शंस में थी, और 2024 आंदोलन से प्रेरित होकर पहली बार वोट देने वाले मतदाता निकल कर सामने आए और उन्होंने यहाँ पर बीएनपी को जिताया, और वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में तारिक रहमान को जो है चुना गया है। आवामी लीग की अनुपस्थिति यहाँ पर रही, जैसा कि मैंने कहा शेख हसीना की जो पार्टी आवामी लीग की अनुपस्थिति रही, तो उनका जीतना बीएनपी का तो स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक था। ठीक है, जो पहले से प्रमुख राजनीतिक दल था आवामी लीग, कानूनी और आंदोलन के बाद की परिस्थितियों के कारण चुनाव में भाग ही नहीं ले सका। माना कि शेख हसीना वहां उपस्थित नहीं थी, लेकिन उनकी पार्टी को भाग लेने का अधिकार था, लेकिन नहीं दिया गया। इससे राजनीतिक जो परिदृश्य है पूरी तरह से बदल गया और बीएनपी मुख्य शक्ति के रूप में उभरी। तो हमने देखा आवामी लीग के एब्सेंस होने से बीएनपी बेसिकली कहते हैं कि हारी हुई जीत बेसिकली मैं कहूंगी उनको मिली है। वहीं पर हमने देखा कि भाई पड़ोसी है, कहते हैं मित्र का विकल्प है, लेकिन पड़ोसी का कोई विकल्प नहीं होता। तो पाकिस्तान और अन्य देशों से भी पहले भारत के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में उनके जो पार्टी जीती है वीएनपी या तारिक रहमान को ऑन द लीडिंग वीएनपी टू डिसाइसिव विक्ट्री इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन बांग्लादेश, उनको बधाइयां दी। दिस विक्ट्री शोज द ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश इन योर लीडरशिप। इंडिया विल कंटिन्यू टू स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव Bangladesh, and then I look forward to working with you, strengthen and multifaceted relation and advance our common development goals. तो यहाँ ने तारक में
मेरे मुंह से तारक मेहता निकल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तारक तारिक रहमान, माफी चाहती हूँ, तारिक रहमान। यहाँ पर एक्चुअली ना ये आपने एक चीज नोटिस करी है, 2026 जब से शुरू हुआ है ना, मुझे नहीं पता कौन से ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं जिससे जियो पॉलिटिक्स में बहुत शिफ्ट आ रहा है। भारत का यू के साथ एफटीए होना, भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट होना, जहां अचानक से 500% टैरिफ था, रशिया के साथ ऑयल खरीदना इतना जो है बंधन लग रहा था, फिर अचानक से 50 से 18% टैरिफ की बात होने लगी। वहीं पर चाइना और ब्रिटेन का जो है एक साथ आना, आर्मेनिया अजरबैजान की वजह से जो रशिया पे डिपेंडेंट था अपनी रक्षा के लिए, वो सीधे अमेरिका के पास जाता है, अमेरिका उसकी रक्षा करने के लिए आता है। अमेरिका का पैक्स सिलिका बनाना, पीस ऑफ बोर्ड बनाना, ये सारी जो चीज़ें, इनिशिएटिव्स हैं, जो एक शिफ्ट हो रहा है ना, इसमें आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। मतलब मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजर्स भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे होंगे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। मतलब मैं ये दावा नहीं करती हूँ, पर मैं अपनी सोच के हिसाब से बता रही हूँ कि इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है कि हर चीज़ को प्रिडिक्ट करना राजनीति में अभी 2026 में, क्योंकि कभी भी कहते हैं ना जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, तो वो वाली स्थिति देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर वही चीजें देखने को मिलती है कि तारिक रहमान वैसे तो संदेश बहुत अच्छा दे रहे हैं कि हम पुराने चीजों को तोड़कर, जो भी सोच है हमारा, एक अच्छे गलत खराब टर्म्स रहते उनको पीछे छोड़कर हम भारत के साथ एक अच्छे टर्म्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो देखना ये कि क्या इनके जज्बात और हालात बदलते, ये तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि चाइना के साथ बांग्लादेश का, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के अच्छे टर्म्स होते जा रहे हैं, ठीक है। वहीं पर इनके इस्लामिक संगठनों के साथ अच्छे टर्म्स है, तो कहीं ऐसा तो नहीं जो बंगाल में और असम में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उस पर उनका प्रभाव दिखाई दे। तो भारत को बड़ी चिंता है अपनी सीमा की, क्योंकि 4100 किलोमीटर की एक लंबी सीमा भारत जो है बांग्लादेश के साथ साझा करता है, तो बहुत ही चिंता का विषय भारत के लिए बना हुआ है ये। तो तारिक रहमान कौन है, तो हम इसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। बांग्लादेश के दो सबसे प्रभावशाली जो राजनीतिज्ञ रहे हैं, उनके पुत्र हैं, जैसे कि खालिद जिया जो बीएनपी के फाउंडर माने जाते हैं, वो यहाँ पर 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, और उनके पुत्र हैं तारिक रहमान और जिया और रहमान, जो है बीएनपी के संस्थापक। खालिद जिया, माफी चाहती हूँ, खालिद जिया जो इनकी माँ रही हैं, जो 3 बार प्रधानमंत्री रही हैं। जिया और रहमान जो बीएनपी के संस्थापक भी रहे हैं और इनके पिता माने जाते हैं। उन्हें अक्सर डार्क प्रिंस कहा जाता है। डार्क प्रिंस क्योंकि 17 साल तक ये लंदन चले गए थे, इन पे भ्रष्टाचार और हिंसा का आरोप लगा था, तो बहुत लंबे समय तक ये पॉलिटिक्स से बाहर रहे, लेकिन पॉलिटिक्स से कनेक्टेड रहे थे बाहर रहकर भी। तो उनका राजनीतिक ताकत और विवादों को दर्शाता है, और इसीलिए निर्वासन के वर्ष 2008 में मैंने कहा कि पॉलिटिक्स में टकराव के दौरान उन पर भ्रष्टाचार और हिंसा के आरोप से गिरफ्तार किया गया था। उनके समर्थकों का कहना है कि ये आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे, जबरदस्ती लगाए गए थे, ठीक है। इसके बाद लगभग 17 साल तक वो लंदन में रहे, और फिर इस दौरान वे बीएनपी के कार्यकारी नेता के रूप में सक्रिय रहे, और फिर दिसंबर 25 में आकर जब उनकी मां का निधन हुआ, उनका नाम था खालिदा जिया, उनकी मौत पर आते हैं। फिर इसके बाद उनका भव्य वेलकम होता है, कुछ टिप्पणियां होती हैं, और फिर वो, अब देखिए इलेक्शंस होता है, बीएनपी जीतती है और वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो हुई तारिक रहमान एंड व्हाई दिस इज मूवमेंट हिस्टोरिक, तो हमने इसको समझा। वापसी और नेतृत्व की बात की जाए तो हमने बताया कि वो इस प्रकार से, और पहली बार जब उन्होंने बांग्लादेश की जमीन पर खुलकर चुनाव लड़ा, ठीक है। रिटर्न एंड राइज टू द लीडरशिप को हमने यहाँ पर समझा। अगर उनके एक देखिए डोमेस्टिक इफेक्ट क्या पड़ेगा उन चीज़ों से, लोकतांत्रिक विश्वसनीयता जो है इस चुनाव को देखा जा रहा है कि बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए एक रीसेट क्षण है, कि जैसे कहते हैं कि एक लंबे समय से कि भाई एक ऑनेस्टी के साथ जो है चुनाव नहीं होता, तो देखते हैं कि अब रीसेट बटन जो बसता है, जो हिंसा और दरिद्रता, जो बेरोजगारी इत्यादि कई सारी चीज़ें, महंगाई का दबाव, युवाओं में बेरोजगारी इत्यादि देखी जाती थी, तारिक रहमान के प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद क्या नए चैलेंजेस आएंगे, कैसे वो उनको कवर करेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। प्रतिस्पर्धी चुनाव राजनीति की बहाली मानी गई है, कि हमेशा से जब अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी होती थी, वो अपने ऑपोजिशन को खड़े ही नहीं होने देती थी, बिकॉज ऑफ सम ऑफ रीजंस वो खुद ही नहीं खड़े हो पाते थे, बहुत बार वो खुद भी गिव अप कर देते थे। 20 वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है, लंबे वर्षों से। तो अब अचानक से जब वो जीतते हैं, उनके साथ साथ और भी बहुदलीय प्रतिस्पर्धी पार्टीज होती है बीएनपी की, तो माना जा रहा है कि एक अच्छा तरीके से इलेक्शन वहां पर संपन्न कराया गया। बाकी वो तो समय के अनुसार पता चलेंगी चीजें। आर्थिक स्थिरता देखें तो बांग्लादेश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसमें जैसा कि मैंने कहा, महंगाई का दबाव बहुत है, युवाओं में बेरोजगारी को लेकर आक्रोश बहुत रहता है, जो निवेशक है उनका विश्वास घटता जा रहा है बांग्लादेश में। एक स्थिर बहुमत सरकार अगर रहती है तो क्या होगा, इससे भाई एक अच्छी साख बनेगी मार्केट में, तभी विदेशी इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, इन मार्केट को आकर्षित कर पाएंगे वो लोग, ठीक है। इकोनॉमिकली जो पॉलिसीज है उसमें सुधार लाया जाए, जो इंटरनेशनल भरोसा है उसको बहाल किया जाए, तभी ये चीज़ें बेहतर होंगी बांग्लादेश में। तो तारिक रहमान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें, न केवल उनके आंतरिक मामलों को
को लेकर है, बल्कि अन्य इंटरनेशनल लेवल पर भी वहाँ की अलग अलग कंट्रीज को भी बहुत उनसे अपेक्षा है, स्पेशली जो उनके पड़ोसी देश भारत है उनको बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डोमेस्टिक इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीकेशन जो है हमने यहाँ पर समझा। और इसके बाद भारत पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा कि अगर तारिक रहमान जो कि बन चुके हैं, ठीक है, भारत के लिए बड़ा भू राजनीतिक बदलाव हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश पूर्व में सबसे संवेदनशील रणनीतिक पड़ोसी देश है और 4,000 वही 4100 लगभग किलोमीटर लंबी सीमा जो है, स्थलीय सीमा इनके साथ साझा करता है बांग्लादेश के साथ। वहां से कई खेत, कई नदियां, इस तरह के दलदल इत्यादि गुजरते, तो उसमें अपनी जनता को, राष्ट्र हित की जो हम बात करते हैं, अपनी जनता जनार्दन की बात करते हैं, उसमें जहाँ पर हिंदुओं को लेकर इतनी बर्बरता, जो अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश में लगभग 1% है, तो उनकी रक्षा करना, उन पर जो कोई जुल्म होता है उसका प्रभाव हमारे देश में भी दिखाई देता है। कहते हैं जब लपटें उठती हैं तो उसकी चिंगारी कुछ कुछ, जब चिंगारी से आग उठती है, आग की लपटें बहुत दूर दूर तक जाती हैं दोस्तों। तो उसका प्रभाव बंगाल में और असम में भी देखने को मिला, हमने देखा था जिस टाइम पे ये सब चीजें हुई हैं। वहीं पर बांग्लादेश के साथ भारत गंगा ब्रह्मपुत्र तीस्ता नदी प्रणाली को भी देखा जाता है, साझा करता है। मजबूत व्यापारिक संबंध हमारे दिखते हैं उनके। अगर इंडस्ट्रियल एरिया में अगर हम देखें, कपड़े को लेकर देखें, तो 80% जो कपास, जो रॉ कपास इत्यादि कपड़े बनाने के लिए वो भारत से परचेज करता है बांग्लादेश। तो भारत के साथ उसका काफी अच्छा जो है इकोनॉमिकली ट्रेड है। अगर भारत इवन सरप्लस में भी रहता है, कई करोड़ जो है उससे, जो उसको बेचता है बांग्लादेश को कपास वगैरह, वहीं भारत उससे कम आयात करता है। तो अगर ऐसे में बांग्लादेश का रुझान जो है नेपाल और फिर चाइना की, माफी चाहती हूँ, चाइना और पाकिस्तान की तरफ होता है, स्पेशली इस इंडस्ट्रीज में, तो भारत का जो नुकसान बहुत हो जाएगा। इनका निर्यात जो 80% कपास रॉ मटेरियल जो कपड़े के लिए होता है, वो उसकी डिपेंडेंसी बांग्लादेश चाइना पे कर लेगा। ठीक है, गहरी सुरक्षा, परस्पर निर्भरता है, भाई सीमा इतनी बड़ी साझा करता है, तो तस्करी हो गया, मानव तस्करी, ड्रग तस्करी, या फिर जघन्य अपराधों से जो है हमेशा से जब तक शेख हसीना रही है इनसे बचा जा सका है। अब तारिक रहमान के समय पे देखना है क्या होना है। सांस्कृतिक और भाषाई जुड़ाव भी बांग्लादेश के साथ काफी गहरा है। ठीक है, इस कारण से भी जो है इम्पैक्ट जो है भारत पर देखने को मिलेगा हमें आने वाले समय में। राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव की अगर बात करें, तो शेख हसीना काल से काफी चेंजेस भारत के प्रति बांग्लादेश के देखने को मिले थे, क्योंकि 2025 में भूमि सीमा समझौता यहाँ पर लागू हुआ। उग्रवाद विरोधी सहयोग जो है भारत को मिला बांग्लादेश से। जो नॉर्थ ईस्ट के लिए भारत की जो ट्रांजिट जो सुविधा है, उसको शेख हसीना ने हमेशा बनाए रखा। मजबूत सुरक्षा समन्वय, कोऑर्डिनेशन हमेशा से देखने को मिला शेख हसीना के टाइम पे। अब बीएनपी जो अब सत्ता में आई है, उसका जो रुख है वो अधिक राष्ट्रवादी रुख यहाँ पर देखने को मिलता है, अपने राष्ट्र हित के बारे में ज्यादा सोचता है। वही भारत के हस्तक्षेप का आरोप भी यहाँ पर लगातार दिखता है। सार्वभौमिकता पहले की ये पॉलिसी में ज्यादा रुख अपनाता है। भारत को संभवतः अधिक आक्रामक और कम समायोजित ढाका का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि तारिक रहमान ने तो कहा है भाई इलेक्शन जीते कि संतुलित और सम्मानजनक संबंध की इच्छा उन्होंने जताई है, कि पुराने जो रिश्ते थे उनको समाप्त करते हैं और नए तरीके से शुरू करते हैं। जियो पॉलिटिक्स जो 2026 में जिस प्रकार से बदल रही है, वहां पर कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत ही इम्पॉसिबल बात है। ठीक है, तो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक जो इम्पैक्ट है, शिफ्ट फ्रॉम द हसीना एराज क्लोजनेस, उसको देखना बहुत ही यहाँ पर मजेदार होगा भारत के साथ। तो भारत के लिए सुरक्षा की अगर बात की जाए, इफेक्ट की बात की जाए, तो सीमा सुरक्षा और उग्रवाद की बात की जाए, तो हसीना, जो शेख हसीना थी, उनके सरकार के दौरान पर जो भी नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी समूह थे उन पर बहुत अच्छे से कार्रवाई हो जाया करती थी। भारत को चिंता नहीं रहती। भारत विरोधी जो शिविर थे उनको रोका जाता था उनके समय पे। अगर बीएनपी अच्छे से इस चीज को समझाती है, नहीं करती है या करती है, तो सुरक्षा सहयोग कम कर देते हैं अगर वहां पर, तो सीमा के लिए असुरक्षा का माहौल ज्यादा व्याप्त हो जाएगा। इस्लामी, जैसा कि मैंने कहा, संगठनों को ज्यादा ये तारिक रहमान ज्यादा तवज्जो देते हैं, भारत विरोधी नेटवर्क को जगह ज्यादा देते हैं, तो भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता हो जाएगी, जिससे भारत की जो नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा, उसकी स्थिति बिगड़ सकती है अगर इनका रुख इस तरह के जो है ऑर्गेनाइजेशंस में, इस तरह के देशों के साथ जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं है, उनके साथ अगर अच्छा हो जाता है, तो भारत को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपने देश को लेकर। ठीक है, तो सिक्योरिटी देखा, इस्लामिक प्रभाव कारक है। बीएनपी क्या है, बहुत ही लंबे समय से जमात इस्लामी जैसे संगठनों से गठबंधन रहा है, तो भारत की चिंता है कहीं ये कट्टरपंथी ना फैलाएं। ठीक है, भारत विरोधी लामबंदी, कुछ ऐसी चीजें ना करें, सीमा पर तस्करी में वृद्धि ना बढ़ जाए कहीं इनके आने से। तो बीएनपी की फॉरेन पॉलिसी जो है आकर्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से बचने के लिए अपने रुख को थोड़ा नरम भी कर सकता है, ताकि शांति बनी रहे। अब वो चाहे साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से, बस शांति बनी रहे, ताकि भारत को कोई सीमा क्षेत्र पे नुकसान ना हो इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसके बाद चाइना फैक्टर है।
बहुत ही ज़्यादा रणनीतिक संतुलन बनाए हुए हैं। हमने देखा है यहाँ पर जैसे ठीक है, बांग्लादेश चीन की जो बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसका हिस्सा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बांग्लादेश में दिखा रहा है। शेख हसीना के कार्यकाल में क्या था कि भारत और चाइना के बीच में सावधानीपूर्वक बैलेंस बनाए रखा था, तो इतनी टेंशन नहीं होती थी, हमेशा से सेफ गार्ड रहा है भारत के लिए। ठीक है, बीएनपी का अगर ऐतिहासिक रूप देखें, पुराने समय पे अगर बीएनपी का व्यवहार देखें, तो चीन के इफेक्ट के प्रति उनका थोड़ा अधिक झुकाव रहा है, अधिक खुलापन रहा है। तो टेंशन हो रही है अब कि अब तारिक रहमान जो बीएनपी के प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं, चुना गया है जिनको, तो वो क्या रुख अपनाएंगे। यदि तारिक रहमान चीन के साथ संबंध और गहरे करते हैं तो विजिंग को बांग्लादेश की खाड़ी में मजबूत रणनीतिक आधार मिल सकता है, जो भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। भारत की जो समुद्री सुरक्षा रणनीति उसमें भी बदलाव आ सकता है, क्योंकि चाइना अपना हस्तक्षेप ना करे उसमें। अंडमान और पूर्व नौसैनिक जो रणनीति है, उसमें भी समायोजन करना पड़ सकता है भारत को, और ज्यादा चीजों को रिफाइन करना पड़ सकता है, स्ट्रॉन्ग करना पड़ सकता है, और उस पर दोहरा विचार भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो चाइना फैक्टर से स्ट्रैटेजिक बैलेंस यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल हो सकता है। तो आई होप ये सारी चीजें जो तारिक रहमान जो बीएनपी जीती है इस बार इलेक्शंस में, वो बहुत बड़ा अपना एक नया रुख प्रदर्शित कर सकती है भारत के प्रति, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइम। तो हम वेट करते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट लाइक आर कंट्री, जस्ट लाइक आर पीएम सेड कि हमें वेट एंड वॉच करना है। हमें अपना थोड़ा सॉफ्ट, जैसे कि हम सॉफ्ट पॉलिसी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, सॉफ्ट पावर में बिलीव करते हैं, तो हम वैसी रणनीति अपनाएंगे। फिर जब नहीं सीधी उंगली से घी निकलेगा तो टेढ़ी भी करेंगे, पाकिस्तान के लिए भी करते आ रहे हैं। तो लेट्स ही देखना है कि आने वाले समय पे क्या चीज़ें नहीं बदलती तारिक रहमान के आने के बाद। तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, तारिक रहमान कौन थे, बीएनपी क्या थी, शेख हसीना की पार्टी क्या थी, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा, बाइलिंगुअल। आई होप अगर आपको चीज़ें समझ आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के और नए नए टॉपिक्स आपके साथ लाती रहूंगी, आपको समझाती रहूंगी, साथ में पढ़ते रहेंगे। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।